Subject speakers. Let's find out the meaning of the word democracy. Democracy is derived from the two words that is demo means people and kratia means rule. So we can say it is a people's rule or rule by the people. And coming to the definition of the democracy, democracy is that form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी जमहूरियत जिसको हम क्या कहते हैं जमहूरियत एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे रूलर्स जहाँ पे हुक्मरान जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो नुमाइंदे होते हैं उनको लोग ही इलेक्ट करते हैं क्योंकि लोग ही फिर गवर्नमेंट को बनाते हैं कैसे बनाते हैं वो वोट वोट डाल के फिर गवर्नमेंट को बनाते हैं इब्राहिम लिंकन यहाँ पे जो बेस्ट डेफिनेशन है जमहूरियत की दैट इज द इब्राहिम लिंकन ही हैज ब्यूटीफुली डिफाइंड द वर्ड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल that means of the people, that means the government belongs to the people by the people, the government is formed by the people, ये लोग इसको बनाते हैं and for the people। और जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होते हैं इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये लोगों की बहबूदी के लिए काम करती हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दैट इज द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हुई है डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह से जो है डेमोक्रेसी क्या होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये कैसे रन करती हैं। हमारे पास अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जैसे डिक्टेटरशिप है, जैसे ऑटोक्रेसी है, जैसे मोनार्की है। तो उनको हम यहाँ पे ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको ये अच्छी तरह से फिर समझ आएगा कि जमहूरियत हम किसको बोलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे क्या होते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये दो किस्म है डेमोक्रेसी की। तो बेसिकली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट को रन वो लोग ही करते हैं, बड़े बड़े फैसले जो लेने होते हैं, कानून बनाते हैं वो गवर्नमेंट ये लोग ही बनाते हैं। और इनडायरेक्ट की बात क्योंकि अब आई है इनडायरेक्ट की बात, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जिस वजह से हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे रन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पे लोग पहले क्या करते हैं वोट डालते हैं, फिर वोट डालने के बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं फिर वही जाके पार्लियामेंट में असेंबली में गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे चार ये मेन पॉइंट जब चार चीज़ हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। एवरी ऑर्गन शुड वर्क प्रॉपरली, तभी हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इन चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मीन्स द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉज, जो कानून बनाते हैं। जैसे हम पार्लियामेंट में की बात करें या असेंबली की बात करें, असेंबली में कानून बनाते हैं हम, या पार्लियामेंट की अगर बात करें मरकज़ में तो वहाँ पे भी हम कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में। तो यहाँ उनको उसको हम क्या कहते हैं लेजिस्लेचर, वहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वही फिर कानून बनाते हैं। कानून मीन्स वो लॉ कानून बनाते हैं जो भी, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा जीएसटी की, जीएसटी कानून है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो कानून कहाँ पे बना है पार्लियामेंट में। फिर नेक्स्ट वन इज दैट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इनका काम क्या होता है लागू करना इस कानून को, दैट law which are made by the legislatures and then it is implemented by the executives। तो executives यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर हम उसको कहेंगे कि executives को कहते हैं गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन फिर गवर्नमेंट ही करती हैं। इसमें गवर्नमेंट आती है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर मिनिस्टर्स आते हैं। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो इसमें इट इंक्लूड्स ऑल द गवर्नमेंट ऑप्शंस जो उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं इस कानून को। नेक्स्ट वन दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है कि इट इंटरप्रेट्स द लॉज विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, इट कीप्स एन आई ऑन बोथ एक्टिविटीज ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स। तो जो जुडिशरी होता है वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एंड इट आल्सो इंश्योर्स that the every citizen of a democratic country is enjoying the fundamental rights which are guaranteed by the constitution। And next one is that is the media। Media's role is very important in today's world। जमहूरियत में जो मीडिया का रोल वो बहुत ज़रूरी है। मीडिया में हम कह सकते हैं इसमें
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, इसमें प्रिंट मीडिया आता है, तो इनका बहुत अहम रोल बनता है गवर्नमेंट, क्योंकि मीडिया है जो है वो हाईलाइट करते हैं, इट इन्फॉर्म्स द पीपल अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, अबाउट द लॉज, अबाउट द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये इन्फॉर्म करती हैं। और अगर उनको लगे कि गवर्नमेंट कहीं पे गलत काम करती है, ये फिर ये लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम आजकल की मीडिया की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, आजकल ऐसे भी मीडिया चैनल्स हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो मीडिया शुड बी न्यूट्रल, इट शुड नॉट सपोर्ट गवर्नमेंट और अपोजिशन। ये इनका रोल होता है कि वो न्यूट्रल रहे, जहाँ पे गलत काम होगा तो वो फिर लोगों को इन्फॉर्म करें, या फिर वो जो जो भी मसाइल होते हैं लोगों के, वो फिर हाईलाइट करें। नेक्स्ट वन इज दैट इज, तो यहाँ पे आपने समझा ये 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर जमहूरियत में इन चीज़ों का, या अगर ये सारी चीज़ अच्छी तरह से रन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उसको और समझने के लिए, डेमोक्रेट टू मेक द डेमोक्रेसी मोर अंडरस्टैंडेबल, तो यहाँ पे हम मेन पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। उससे क्या है कि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि जमहूरियत हम किसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है, जो भी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पे जो मेजर डिसीजन होते हैं आर इलेक्टेड बाय, आर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो हमें इलेक्टेड लीडर्स को कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज इलेक्शन फ्री एंड फेयर। ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होगा तभी एक अच्छी गवर्नमेंट बन सकती है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो एक अच्छी गवर्नमेंट सामने नहीं आएगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो है गवर्नमेंट फिर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। अगर हमें लगता है, देखिए, जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हम बैलेट बॉक्स पे बटन दबाते हैं, तो बैलेट बॉक्स में बटन दबाते ही फिर वो जो गवर्नमेंट है 5 साल तक बन जाती है। तो ये हमें समझना है कि जिस लीडर को या जिस पार्टी को हम वोट डाल रहे हैं, क्या वो हमारे लिए काम कर सकती है, क्या वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, क्या वो नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो करते हैं, वो सोच समझ के फिर वहाँ पे हम बटन दबाते हैं उस पार्टी के कैंडिडेट को, फिर वो उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन ये फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इसमें वोट कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, कंपनी के वक्त अगर हम देखिए, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, वो वोटरों को पैसे देती हैं 500 1000 दे के, फिर वो वोट डालते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो अच्छा कैंडिडेट होता है वो सामने नहीं आता है। तो इट शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हुई, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी है मैक्सिको की। मैक्सिको में एक पार्टी थी जिसके पास बहुत पैसा था, दैट इज पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, दैट रन्स द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या रन किया गवर्नमेंट 1929 से 2000 तक, तो इतने सालों तक इसने गवर्नमेंट को रन किया। लेकिन जब देखा गया कि क्या वजह थी कि ये इतने सालों तक एक ही पार्टी जो है वो रन करती, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वहाँ पे मल्टी पार्टी होती है। आज बीजेपी की थी, इससे पहले कांग्रेस की थी, कल को किसी आम आदमी पार्टी भी आ सकती है। तो जो भी अच्छा काम करेगी वही फिर सामने वही पार्टी फिर बन जाती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही पार्टी। और जब देखा गया, जो रीजन देखा गया बिहाइंड हाउ दे विन द इलेक्शन, तो वहां पे क्या होता था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता था। सबसे पहले इनमें वहां पे मेनी रीजन थे। पहला जो रीजन था वो मीडिया वाज वन साइडेड, मीडिया सपोर्टेड गवर्नमेंट, मीडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, वो जो फेयर जर्नलिज्म नहीं करती थी। इसके बाद क्या था, जो वहाँ पे टीचर्स थे, वो टीचर्स जो है वो फोर्स करते थे किनको, पेरेंट्स को, कि आपको इस पार्टी को वोट डालना है, क्योंकि वो टीचर्स उन पार्टी के साथ मिले हुए थे। नेक्स्ट वन इज दैट इज द गवर्नमेंट ऑफिसर। जो भी जब भी कोई मीटिंग होती थी पार्टी की, एमआरआई पार्टी, पीआरआई पार्टी की, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। फिर वो उनके अकॉर्डिंगली फिर वो लोगों को, या मतलब इस पार्टी को जीतने के लिए फिर वो काम करते थे, वो ऑफिसर्स। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज स्पेंडिंग ह्यूज मनी। इनके पास पैसा बहुत था, हम कह सकते हैं कि जो पैसा बोलता है
तो यहाँ पे भी पैसे ने काम किया कि उन्होंने ज़्यादा पैसे कंपेनिंग में ज़्यादा पैसे लगाते थे, एडवर्टाइज में ज़्यादा कंपेन पैसे लगाते थे, ये ज़्यादा पैसे देते थे। तो इस वजह से फिर क्या है कि एक ही गवर्नमेंट इतने सालों तक चली। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है रियल डेमोक्रेसी नहीं थी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हुई। अब है वन पीपल वन वोट वन वैल्यू, दैट मीन्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कोई भी बंदा जब 18 साल का हो तो वो वोट डाल सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिच, पावर, कास्ट, कलर, जो भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। तो जो वन वोट है वो वैल्यू उसका एक ही है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। वही जाके फिर जो है इलेक्शन में वो जो वोट डालते हैं, फिर इन्हीं वोटों से फिर जो गवर्नमेंट है बन जाती है। And the next one is that is the separation of powers. So the powers of judiciary, executive and legislature are defined in the कॉन्स्टिट्यूशन में इन पावर्स को डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन करती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज द बॉडी ऑफ लॉज और बेसिक प्रिंसिपल्स बाय विच द स्टेट इज गवर्नर। तो जो गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन करते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आर्टिकल्स, इसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं पावर्स। जब जुडिशरी के पावर्स डिफाइन किए, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के, फिर इसी के हिसाब से गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट रन करती है। तो यहाँ पे इनका सेपरेशन होना, अलग अलग होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी इंडिपेंडेंट, मैंने पहले भी कहा जुडिशरी इट शुड बी इंडिपेंडेंट, ये अलग होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दे आर द अदर organs of the government. Next one, that is the majority rules. That means any party which gets maximum seats can form the government. वो पार्टी जिसके पास ज़्यादा सीटें होगी वही फिर गवर्नमेंट बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पार्लियामेंट में है 545 सीट्स, वहाँ पे पार्लियामेंट सीट्स हैं। तो इनमें से अगर किसी के पास 272 सीटें हैं तो वो इसकी गवर्नमेंट बन जाती हैं। तो जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ तो एनडीए की गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट को हम एनडीए कहते हैं। बाकी क्योंकि इसमें बाकी पार्टीज भी हैं तो उनको हम एनडीए कहते हैं। जो बीजेपी की पार्टी है उनको तकरीबन 300 के ज़्यादा सीट्स आई तो उन्होंने गवर्नमेंट फिर बनाई। लेकिन अगर उनको 272 से कम सीटें आती तो वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। उनको फिर या तो उनको बाकी पार्टियों के साथ कोalition करनी थी, या तो अगर फिर नहीं बनती फिर उनको दोबारा इलेक्शन करने पड़ते। तो रोल ऑफ अपोजिशन देखिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, मानो कि अगर बीजेपी जीत गई तो बाकी पार्टीज भी होती है जिन लोगों ने उनको वोट डाला होता है, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बाकी जो पार्टीज हैं, तो वो क्या है वो फिर अपोजिशन में बैठती हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट के जो होते हैं इलेक्ट एमपीज होते हैं, यहाँ पे अपोजिशन के एमपीज होते हैं। गवर्नमेंट इनकी नज़र रहती है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पे, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। ये क्या रोल होता है अपोजिशन का, टू क्रिटिसाइज द रॉन्ग डूइंग रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कहीं पे गवर्नमेंट की कहीं पे गलत काम करे तो वो फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो अपोजिशन का एक अहम रोल होता है। कहते हैं कि अगर जमहूरियत में अपोजिशन नहीं होगी तो उसको हम जमहूरियत नहीं कहते, दैट इज नॉट द डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो अपोजिशन। अगर वहाँ पे अपोजिशन नहीं है तो अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है फिर वो अकॉर्डिंगली काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया चाइना। देखो चाइना की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जो फिर प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जो डोमिनेंट पार्टी है, एक ही पार्टी वहाँ पे डोमिनेंट है, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता हो, एनी कैंडिडेट हु वांट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन नीड्स द अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे भी एक अदर पार्टी, स्मॉल पार्टी है, बट दे डोंट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि एक ही पार्टी वहाँ पे डोमिनेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक ही पार्टी का, वहाँ पे मल्टी पार्टी बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पे ये चाइना की बात हुई। तो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक ये हुआ। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कि डेमोक्रेसी में दो तरह के गवर्नमेंट होता है। एक तो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दूसरा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, यहाँ पे संसद होता है, वहाँ पे लोअर हाउस, फिर
उसके बाद होता है अपर हाउस। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे भी दो हाउसेस होते हैं, एक तो होता है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा होता है सेनेट। लेकिन वहां पे जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, जो वहां पे प्रेसिडेंट होता है, वो फिर एक अलग प्रोसेस के थ्रू बनता है। लेकिन यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलग प्रोसेस के थ्रू बनता है। यहाँ जो भी एमपीज होते हैं